नमस्कार, मैं हरिओम सिंह, डाइट मथुरा। आपका पुनः परमाणु संरचना के इस टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग परमाणु संरचना की इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कक्षक की आकृति। अभी तक हम लोगों ने परमाणु के 3 वीडियो तैयार किए हैं, जिसमें हमने देखा था कि परमाणु में कोश, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए हमें इन शब्दों का उपयोग लेना पड़ा। ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु की जो व्याख्या होगी उनमें इनके बिना संभव नहीं है। अब एक एक करके चलेंगे। हमने कोश को विस्तृत रूप से देख लिया, उपकोश को भी देखा, कक्षक के हमने नाम देखे और इनको जो संख्या दी थी वह देखी। कौन सी क्वांटम संख्या इनकी व्याख्या करती है, उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो कक्षकों की हमें जानकारी देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके द्वारा कक्षकों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग आज जो बात करेंगे वह बात करेंगे कक्षक की आकृति। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब परमाणु की खोज होती गई और हम आगे बढ़ते रहे विज्ञान में, तो लास्ट में यहां तक कह दिया था कि परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस स्थान को कक्षक कहते हैं। यानी कि परमाणु के अंदर 2 चीजें रह गई थी, नाभिक और कक्षक। यानी कि वह स्थान जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो कक्षक हुआ और नाभिक हुआ। अब बात कर रहे हैं कि ये जो कक्षक हैं इनकी आकृति किस तरह की होती है और उस आकृति का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से कंटिन्यू है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कक्षक की आकृति के बारे में किसने बनाया और उसका निर्धारण कैसे किया गया। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था हमारे पास कुल 4 प्रकार के कक्षक हैं, S, P, D, F। हमने कहा था कि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इन 4 प्रकार के कक्षकों में पाए जाते हैं। और जब आगे भविष्य में परमाणुओं की खोज होती है और परमाणु आते इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, तो अगला जो काल्पनिक कक्षक बताया था उसका नाम हमने दिया था G। तो इन 4 कक्षकों की हमारी किताबों में आप लोगों ने देखा होगा कुछ विशेष आकृति दी गई है। हम क्या करते हैं कि सीधा का सीधा उन आकृतियों को रट लेते हैं, अपने दिमाग में बसा लेते हैं और उनको छाप के किताब में चले आते हैं। लेकिन हमें देखना होगा उन आकृति का निर्धारण कैसे होगा। तो आधुनिक जो परमाणु मॉडल है, जिसको परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं, उसमें से इसकी संरचना का निर्धारण किया गया। देखिए, जैसे अगर बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने एक गणितीय समीकरण दी जिसको श्रोडिंगर का समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण इस प्रकार है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल स्क्वायर साई। ये जो चिन्ह है इसको साई कहते हैं और ये जो साई है ये यहाँ पर तरंग फलन है। तरंग फलन का यहाँ पर जो संकेत है वो हमने साई लिया है। तरंग फलन का उपयोग क्या है वो अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यानी कि तीनों अक्षों के साथ हमने साई का निर्धारण किया। उसके बाद इसके अंदर जो प्लस किया है वह 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। 8 आप लोग जानते हैं, पाई का मान निश्चित है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एच है प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है। इसी तरह से जब आगे चलते हैं तो E माइनस वी, ई यहाँ पर टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और जो V है वो पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद पुनः साई बराबर 0। इस समीकरण की सहायता से हम लोग साई की गणना करते हैं। साई की जब गणना करेंगे तो हमारे पास विभिन्न अक्षों पर, एक्स अक्ष पर साई के मान, वाई अक्ष पर साई का मान, जेड अक्ष पर साई का मान प्राप्त होता है।
यानी कि तीनों अक्ष पर ये जो साई का मान होगा, यह साई का मान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। साई का मान किसे प्रदर्शित करेगा? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को। अब जब हमें नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अगर प्रायिकता का निर्धारण करते हैं, तो एक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता है, फिर इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को हम लोग देख रहे हैं। ये हमने देखा एक्स अक्ष पर भी देखा। अब ये गोला है, गोले के अंदर तीनों अक्ष होती हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर इस एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर जब हमने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को देखा, तो इस गोले पर तीनों अक्ष, गोले में तीनों अक्ष हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर अगर हम नाभिक से दूरी बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाभिक है, नाभिक से हम दूरी बढ़ा रहे हैं, और अगर साई के मान को देखें तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, साई के मान में गिरावट आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक स्थान ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है, यह लगभग 90% या उससे अधिक प्राप्त होती है। ऐसे स्थानों को हमने कक्षक कहा, यानी कि कक्षक वह स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इससे तो कक्षक की परिभाषा है, परिभाषा हमने दिया श्रोडिंगर समीकरण से, जहां पर त्रिविम में नाभिक के बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, त्रिविम में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहां पर अधिकतम होती है, उस स्थान को हमने क्या कहा है? कक्षक। तो यहां पर इस नाभिक से जब इतना दूर चलेंगे हम लोग, जब इतना दूर चलते हैं, तो इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम प्राप्त होती है, इसलिए इस स्थान को हम कक्षक कहते हैं। इसी तरह फिर हम और आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए नाभिक से और दूरी बढ़ाएं, एक तो यहां तक है, फिर इसके आगे यहां तक हमारे पास प्रायिकता क्या हो गई? अधिकतम हो गई। फिर हम उससे भी और आगे चलते हैं, नाभिक से और दूरी बढ़ाते हैं, और साई के मान की अगर गणना करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये मान कम हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़े प्रायिकता घटती गई, और एक स्थान ऐसा होता है जहां पर ये प्रायिकता न्यूनतम हो जाती है। यानी कि नाभिक के बाहर अगर हम चलते हैं, तो एक स्थान ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। फिर एक स्थान ऐसा भी होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। उसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं, न्यूनतम के और आगे चलेंगे, तो फिर से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम। तो इस तरीके से फिर अगला जो स्थान होगा वो क्या कहलाएगा? जहां पर अधिकतम होगी वह स्थान फिर क्या कहलाएगा? कक्षक। अधिकतम का मतलब कि वह स्थान जहां से घटना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कह देंगे? अधिकतम। मैक्सिमम जाके जहां से घटना शुरू होगा वह स्थान क्या कहलाएगा? अधिकतम। तो यहां पर क्या होगा इसकी? अधिकतम। तो इस स्थान को भी हम क्या कह देंगे कि नाभिक से इतनी दूरी पर भी एक कक्षक और पाया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कक्षक क्या होते हैं? कक्षक होते हैं नाभिक के बाहर त्रिविम में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, उस स्थान को हम कक्षक कहते हैं। दूसरी चीज, जैसे हमने कक्षक को परिभाषित किया, ऐसे ही जो खाली स्थान है, खाली स्थान का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं था। एक स्थान तो वह है जहां पर इलेक्ट्रॉन गतिशील है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक स्थान वह है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस स्थान को हमने कक्षक कहा। और दूसरा स्थान वह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, जहां उसकी प्रायिकता न्यूनतम है, उस स्थान को हमने नोड कहा। नोड का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। तो इस तरीके से हमने दो चीजों का निर्धारण किया श्रोडिंगर समीकरण से। एक तो वह स्थान जहां पर कक्षक पाए जाते हैं, दूसरा वह स्थान कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है, वह स्थान नोड कहलाता है। तो दोनों चीजें डेफिनेशन से, इसमें से मैं आपको ये दोनों डेफिनेशन लाना चाह रहा था कि कक्षक किसे कहेंगे? परमाणु के बाहर, नाभिक से बाहर, परमाणु के अंदर नाभिक से बाहर जब हम त्रिविम में जाते हैं,
तो दो तरीके के स्थान हमें प्राप्त होते हैं। एक स्थान तो वो होते हैं जहां पर साई का मान अधिकतम प्राप्त होता है, और एक स्थान वो होते हैं जहां पर साई का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। जहां अधिकतम होगा उसे हम कहते हैं कक्षक, और जहां पर न्यूनतम होगा उसे कह देते हैं नोड। अब बात करते हैं आकृति। तो आकृति का निर्धारण कैसे हुआ? ये तो निर्धारण हो गया कि कौन सा स्थान कक्षक कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं आकृति। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन त्रिविम में चक्कर लगा रहा है, त्रिविम का मतलब गोला बन गया, इस तरीके से नाभिक के चारों ओर उसके पाए जाने की प्रायिकता पाई जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलाकार आकृति। जो गति होगी वो गति तो कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन चूंकि 3 डायमेंशन में नहीं, इसका आकार इतना छोटा है कि 2D यानी कि द्विविमीय गति करेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके ऐसे गति करे, इसके लंबवत गति करे, तो आकृति कैसी मान ली जाती है? गोलाकार आकृति मान ली जाती है एस कक्षक की। तो यहाँ पर हमारे पास ये गोल आकृति बनी। इस गोल आकृति में हमारे पास एक ही प्रायिकता बचती है। देखिए, हमारे पास 3 अक्ष है, एक्स, वाई, जेड। गोले के अंदर तीनों अक्ष शामिल हो जाते हैं, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि अगर कोई वस्तु गोलाकार अगर पथ पर घूम रही है, इसका मतलब उसकी तीनों संभावनाएं पूरी हो चुकी, अगली उसमें संभावना नहीं रहती। लेकिन तो ये नाभिक हुआ, नाभिक के चारों ओर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है, तो इसकी आकृति क्या हो गई? यानी कि जो गोलाकार है इसको हमने एस आकृति का है। एस का मतलब यहां पर सार्क। तो ये हो गया गोलाकार आकृति। दूसरा है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये आकृति कैसी बनी? ऐसे चक्कर लगा रहा है, बीच में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या बन गया? ये आकृति हो गई डंबलाकार आकृति। यह आकृति डंबलाकार आकृति हो गई। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये जो गति है ये पर्टिकुलर किसी एक अक्ष पर है, ये किसी एक अक्ष पर गति है, तो हमने इसको एक अक्ष मान लिया। मान लीजिए ये अक्ष हो गया y, तो दूसरी अक्ष पर भी इसी गति की संभावना हमें प्राप्त होती है। जैसे ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर अगर इस अक्ष पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये भी डंबलाकार आकृति हो गई। मान लीजिए ये अक्ष हो गया हमारा x, और यदि ये तीसरी जो अक्ष है, ये नाभिक हुआ, इसके चारों ओर इस तरीके से एक संभावना ये भी है कि ये जो डंबलाकार गति है वो इस अक्ष पर भी हो सकती है। तो जो हमारे पास पी कक्षक है जो डंबलाकार है, उसकी 3 संभावना है। एक संभावना तो यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर इस पथ पर घूमता है, जो पथ डंबलाकार बनता है, और ये अक्ष हो सकती है एक्स या वाई या जेड, कोई सी भी अक्ष हो सकती है। तो दूसरी भी अक्ष पर यह संभावना है और तीसरी अक्ष पर भी यह संभावना है। तो पी कक्षक जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो गए। हमने आपसे कहा था पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, मैंने कहा था 3 प्रकार के क्यों होते हैं, तो उस पर हम संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। तो संभावना हमारे पास इस आकृति में 3 हो गई। जो कक्षक वाई अक्ष पर चक्कर लगा रहा है तो है किसका? पी उपकोष का कक्षक है ये। तो जो वाई अक्ष पर चक्कर लगाएगा तो इसकी पहचान, इसका नामकरण हम कर देते हैं पी वाई। इसका जो नाम है वो हो गया पी वाई, क्योंकि किस अक्ष से संबंधित है? वाई से। इसी तरह से दूसरा जो कक्षक है जो पी का है, लेकिन कैसे अक्ष पर पाया जाता है? एच पर, तो उसका नाम हो जाएगा पी एक्स। इसी तरह से अगर जेड अक्ष पर ये चक्कर लगाएगा तो इसका नाम हो जाएगा पी जेड। तो पी के अंदर, एस के अंदर एक कक्षक, एस कक्षक, पी के अंदर 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये 3 कक्षक हो गए हमारे पास। किसके हैं? पी उपकोष के 3 कक्षक। अब बात करते हैं डी उपकोष के। तो डी उपकोष को हम देख लेते हैं। डी उपकोष के जो प्रायोगिक आंकड़े हमें मिले हैं श्रोडिंगर समीकरण से और दूसरे नियमों से, जो प्रायोगिक आंकड़े मिले हैं वो आंकड़े इस तरीके से हैं
कि ये जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं डी कक्षक में, ये इस तरीके से होता है। फिर से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन की ऐसी गति, ऐसे घूम घूम कर वो चक्कर लगा रहा है। देख लीजिए मेरे हाथ को, ऐसी गति, ऐसे भी वो घूम घूम कर चक्कर लगा सकता है। तो ये जो आकृति मिली, इस आकृति का नाम हमने लिखा द्विडंबलाकार, डबल डंबल, द्विडंबलाकार। ये आकृति कौन सी निकल कर सामने आई हमारे? द्विडंबलाकार आकृति निकल कर सामने आई। अब इस द्विडंबलाकार आकृति की संभावना अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए हमारा ये जो अक्ष है, ये मान लीजिए इस तरीके से, ये मेरा एक्स अक्ष है, ये वाई, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन है दोनों अक्षों के मध्य इस तरीके से गति करते हैं। ये दोनों अक्ष हो गए और इनके बीच में से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये जो हमारा नाम देंगे इसको, क्योंकि दोनों अक्षों से संबंधित है, नाम हो जाएगा डी एक्स वाई। देखिए, जो गोलाकार था उसका नाम हमने रख दिया, यानी कि जो गोल चक्कर लगा रहा था उसका नाम हमने रख दिया एस। जो डंबलाकार चक्कर लगा रहा था उसका नाम रखा हमने पी, और जो द्विडंबलाकार पथ पर घूम रहा है उसका नाम क्या हो गया? डी। अब ये डी का कौन से अक्ष से संबंधित है? एक्स वाई से है, तो इसका नाम हमने रखा डी एक्स वाई। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये जो गति है, यह जो गति है ये इन दो अक्ष से संबंधित है। कौन कौन सी? वाई और जेड। आपको पता है कि जो तीनों अक्ष है वो एक दूसरे के लंबवत होती है, एक्स वाई जेड। तो यहां पर मैंने वाई और जेड बना दिया है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर इन दोनों अक्षों के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे द्विडंबलाकार गति करता है तो उसे हम कहेंगे डी वाई जेड, डी वाई जेड। यह हो गया। उसके बाद अगर तीसरा अगर हम देखते हैं संभावना, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया जेड, ये एक्स, इन दोनों अक्षों के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करता है तो इसका नाम हो जाएगा डी जेड एक्स। तो तीन संभावनाएं तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास, हमने जो प्रैक्टिकल डेटा देखे वो इस तरीके से हमें मिले कि एक तो हमारे पास आ गया एक्स और वाई के बीच में, एक आ गया वाई और जेड के बीच में, और एक आ गया जेड और एक्स के बीच में। इन तीनों को हमने नाम दे दिए। अब दो कक्षक और हमें मिले, वो कौन कौन से थे जो प्रैक्टिकली डेटा हमारे पास आए? वो एक ये था कि एक संभावना ये भी हमें प्राप्त हुई कि ये हमारे पास एक्स और वाई अक्ष है, इसी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो उसका नाम हमने दिया डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। ये नाम हुआ इस कक्षक का। क्योंकि एक्स वाई नाम हम दे चुके हैं इसलिए हमने यहाँ पर नया नाम दिया है, अक्ष पर स्थित है तो हमने इसको रखा डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये और ये देखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन बहुत अंतर है। हमने जो पहला भी मिटाया है उसमें एक्स और वाई यानी डी एक्स वाई की अगर बात करें, दोनों में तुलना करें, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई की अगर तुलना करें तो एक्स वाई के अंदर तो क्या है, एक्स वाई अक्ष के बीच में कक्षक है, और इसके अंदर ये जो कक्षक है ये अक्षों पर स्थित है, इसीलिए इसको अक्षीय कक्षक कहते हैं, और इन तीनों को अक्षीय कक्षक कहते हैं, नॉन एक्सियल, और ये होता है एक्सियल। तो इस तरीके से ये तीनों एक वैरायटी के हो गए जिनमें जो कक्षक है वो अक्षों के मध्य स्थित है। ये हमारे पास है वो अक्षों पर स्थित है। पांचवें को हम देखते हैं। एक हमारे पास इस तरीके से भी कक्षक प्राप्त हुआ जो जेड अक्ष से संबंधित था। मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर समीकरण में अक्षों के साथ में साई के मान की गणना की जाती है, तो ये हमें वो प्रायोगिक डेटा देती है कि वो जो कक्षक है वो किस अक्ष से संबंधित है और उसकी प्रोबेबिलिटी नाभिक से जाने पर किस तरीके से वेरी हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो एक कक्षक हमें मिला
वो डी जेड पर स्थित था। ये जेड अक्ष थी, इस अक्ष पर स्थित था और ये द्विडंबलाकार नहीं था। इसके जो प्रायोगिक डेटा मिले, जो हमने इससे मान निकाले, वो हमें ऐसा मिला कि एक तो इसमें डंबल था और एक थी इस तरीके से रिंग। एक हो गई इस तरीके से रिंग हो गई। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि ये जो रिंग है और एक्स, ये जेड अक्ष है। ये जो रिंग है ये ऐसे, ये जो तल होगा वो एक्स वाई हो गया और ये जो अक्ष है वो जेड हो गया। तो हमारे पास एक तो इस रिंग है एक्स वाई तल में है और जो कक्षक है वो जेड तल में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह निकाल दिया कि इसकी आकृति आ गई हमारे पास। इसको हमने नाम दिया डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इसका जो कक्षक है वो जेड अक्ष पर स्थित है, इसलिए हमने इसको डी जेड स्क्वायर कहा। अब आप देखेंगे ये कैसा होगा, अक्षीय होगा या अक्षीय, यानी एक्सियल होगा या नॉन एक्सियल। तो हमें पता है अक्ष पर स्थित है, इसीलिए ये दोनों कक्षक एक्सियल कहलाते हैं, अक्षीय कहलाते हैं, और वो तीन है वो नॉन एक्सियल। तो इस तरीके से जब हम आगे उपसंयोजक यौगिक पढ़ते हैं और आगे जब रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तब इस चीज की आवश्यकता पड़ती है। इनके जो व्यवहार होते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के, इनके व्यवहार बदल जाते हैं, यौगिकों के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि उनमें जो कक्षक है वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, अक्षीय और अक्षीय। तो ये तो हो गई डी कक्षक की आकृति। अब बात करते हैं एफ कक्षक की आकृति। तो एफ कक्षक की आकृति कहलाती है, उसको हमने नाम दिया है जटिल आकृति। जटिल ये है क्योंकि इसको अनियमित कह सकते हैं, कुछ विशेषकर निकल के हमारे सामने आता नहीं है जिसको हम नामकरण कर सकें, इसलिए हमने उसकी जटिल आकृति कर दी। वो इस ब्लैक बोर्ड पर यानी 2D में पॉसिबल नहीं है, उसका 3D फिगर होता है। तो कभी आप लोगों को YouTube के माध्यम से मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें एफ कक्षक की त्रिविमीय आकृति को समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर वो पॉसिबल नहीं है। ये तीनों की आकृति को हम ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए हमने इनकी आकृति को समझने का प्रयास किया है। डी ब्लॉक की को हम वीडियो के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, 3D वीडियो के थ्रू उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास आकृति। आकृति के बाद की अगर बात करें तो अब हमारे सामने जो दूसरी चीज आती है, एक तो कक्षक हो गया। आज का जो हमारा वीडियो है वो दो चीजों को सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो कक्षक और दूसरा नोड। तो कक्षक हमने देखे, हमारे पास 4 तरह के कक्षक हैं, एस, पी, डी, एफ। उनकी आकृति हमने देखी। एस की आकृति गोलाकार, पी की डंबलाकार, डी की द्विडंबलाकार और एफ कक्षक की आकृति जटिल। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बात करते हैं नोड। तो नोड के लिए हम लोग ने अभी यहां पर